कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के कांग्रेस पार्टी बनाई थी ताकि सिचुएशन उनके हिसाब से चले। पांडे नाम का एक सिपाही था, उसने भांग ज्यादा खा ली थी। अब अगर कोई भी अंग्रेज मुझे दिख गया तो उसको मैं तुरंत गोली मार दूंगा। वो गाय की हड्डी को पीस के वो आटे में मिला दे रहे हैं। कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो गुस्सा हो जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि उसी सेशन के बीच में एक दूसरे को जूता फेंक के मारते हैं। 120 लाशें तो सिर्फ वहां पे जो कुआं था वहीं से निकली थी। और नेताजी जुगाड़ लगा के हिटलर से भी मिलते हैं। वहां के कैंडिडेट जो होंगे वो भी मुस्लिम होंगे और वहां जो वोट डालेंगे वो भी केवल मुस्लिम से डालेंगे। तो जिन्ना क्या करते हैं कि कांग्रेस से तो वो रिजाइन नहीं करते हैं, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर लें। गांधी जी एक नमक का ढेला उठा के अंग्रेजों को बनाए हुए लॉ को तोड़ देते हैं। देखिए, इससे पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ऐसे क्या रीजंस थे कि एक कंपनी हमारे देश को गुलाम बना लेती है। और अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज और तरीके यूज हुए जिसकी वजह से हमारे देश को आजादी मिली। ये तरीके ऐसे थे जो इससे पहले पूरी दुनिया में कहीं यूज नहीं हुए थे। और ये जो हमारे देश की आजादी की कहानी है, ये बहुत ही यूनिक है और ये एक ऐसा डिस्कशन है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन अगर आप एक इंडियन हैं तो ये डिस्कशन आपके सामने आता ही है। तो इस एक वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारा देश आखिर आजाद कैसे हुआ। We have to build the noble mansion of free India. Do or die. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और क्यों आना पड़ा था वो अभी आगे बताऊंगा आपको। तो देखिए, होता क्या है कि ईयर 1837 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा कंट्रोल अपने अंडर में चाहती थी। उसको कुछ स्टेट्स में जो इनडायरेक्टली रूल करना पड़ रहा था वो भी उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो इस चीज को सॉल्व करने का जो जिम्मा था वो 12 जनवरी 1848 को लॉर्ड डलहौजी को दिया गया था। और जैसे ये जिम्मा दिया जाता है, लॉर्ड डलहौजी अपने काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले वो इनडायरेक्टली रूल्ड जो स्टेट्स थे उनके बारे में रिसर्च करवाते हैं। तो इनको पता चलता है कि इस टाइम पे कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां के राजा का कोई लड़का नहीं है। और उस पर्टिकुलर टाइम पे ये हो रहा था कि अगर किसी राजा का लड़का नहीं होता था तो वो गोद ले लेता था, उसके बाद वो राजा बन जाता था। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और सेम ईयर 1848 को ये एक रूल लाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब यह था कि अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं है तो उसकी डेथ के बाद जो उसका पूरा स्टेट है, जो पूरा राजपाट है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। अगर वो किसी को गोद लेता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसने गोद लिया है तो जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो दे सकता है अपने गोद लिए हुए बेटे को, लेकिन जो पूरा साम्राज्य है उसका, अगर उसका खुद का बेटा नहीं है तो वो पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। और इस चीज को सेम ईयर यानी कि 1848 में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। और इंप्लीमेंट करते ही ये सतारा को अपने अंडर में ले लेते हैं। एक साल बाद जैतपुर, फिर संभालपुर को अपने अंडर किया और नेक्स्ट ईयर छत्तीसगढ़, जिसको छोटा उदयपुर भी कहते थे, उसको लिया, नागपुर, फिर झांसी का नंबर लगता है। अब झांसी के अंदर क्या था कि मणिकर्णिका, जिनका नाम शादी के बाद महारानी लक्ष्मीबाई हो गया था, तो इनकी जो शादी हुई थी वो महाराजा गंगाधर राव से हुई थी और इनका एक बच्चा भी था जिसकी 4 मंथ बाद ही डेथ हो जाती है। तो ये अपने जो भाई हैं उसके लड़के को गोद ले लेते हैं। और जब 1853 में महाराजा की डेथ हो जाती है तो लॉर्ड डलहौजी अपना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के झांसी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और झांसी को अपने कंट्रोल में लेने के बाद रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपए की जो पेंशन थी वो हर साल देते रहते थे। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे तो रानी लक्ष्मीबाई कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन आगे वो दिक्कत करती हैं, अभी आएगा वो, मैं बताऊंगा आपको। तो इसके बाद क्या होता है कि 1856 अवध यानी कि आज का यूपी, यहां के नवाब वाजिद अली शाह जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन कर रखी थी, जिसके चलते नवाब को ब्रिटिशर्स के यहाँ काफी पैसा देना होता था। और जब नवाब पैसे नहीं दे पाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध जो था उसको भी अपने कब्जे में ले लिया था। और ये सारी चीजें बैक टू बैक ये अपने अंडर में ले रहे थे, तो लोग ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो बहुत एडवांस थी, उनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे हथियार थे और इधर लोग अभी भी तलवारों से लड़ते थे। तो इसलिए ज्यादा कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उनको पता था बोलने का मतलब यह था कि उनकी हार होना तय थी। तो इन सब चीजों को लेके लोगों के अंदर गुस्सा बहुत था। और गुस्सा इसी बात के लिए नहीं था, और भी कई रीजन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो मिशनरीज जो होते थे पहले इंडिया में भेजती थी, लेकिन उसको और तेज कर देती है ताकि पूरे के पूरे इंडिया में इनका इन्फ्लुएंस रहे। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसी ईयर में बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी सेटअप करते हैं, जिसमें विलियम कैरी जो थे वो इंडिया के अंदर और बहुत ही ज्यादा स्पीड से क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने लगते थे, जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन इस चीज से डील करने के लिए जो लोकल लोग थे उन्होंने बिना लड़ाई झगड़े के इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया था। उन्होंने क्या कर दिया था कि जो भी लोग कन्वर्ट होते थे उनको सोसाइटी से हटा देते थे, उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते थे। अब ये बात जब अंग्रेजों को पता चलती है तो 17 अप्रैल 1850 को रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट लेके आते हैं। इसमें यह था कि अगर कोई कन्वर्ट होगा तो वो अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी का पूरा हकदार होगा। अब इसके खिलाफ भी लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन कुछ होता नहीं है। और यहां भी ब्रिटिशर जो थे वो रुकते नहीं है। इसके 6 साल बाद यानी कि ईयर
1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लेके आए और फिर सेम ईयर में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लेके आए। हिंदू विडो एक्ट में यह था कि जो विधवा थी जिनकी शादी होना बैन थी उसको अंग्रेज कहते हैं कि अब शादी कराई जा सकती है और उनका जो प्रॉपर्टी पे हक है वो भी उनको दिया जाएगा। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में यह था कि सिपाहियों को दूसरे देश भी भेजा जा सकता है। अब ये दोनों चीजों से जो लोकल लोग थे उनको दिक्कत थी। पहली चीज ये थी कि जो इनकी रीति रिवाज है उसमें ये इंटरफेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज इनके ट्रेडिशन में था कि जो भी समुद्र पार कर लेता है उसको ये लोग कहते थे कि वो अछूत हो जाता था। तो इस एक्ट से वो लोग भी गुस्सा हो गए थे और सिपाही भी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि जब ये दूसरी कंट्री में जाते थे और वापस आते थे तो जो इनकी सोसाइटी होती थी, जो इनकी लोकेलिटी होती थी, उसमें लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसी के साथ साथ बहुत ही कम सालों के अंदर 12 बार भुखमरी तक फैल गई थी पूरे इंडिया के अंदर। तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन इसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि अंग्रेजों की नींद उड़ जाती है और बहुत बड़ा डैमेज होता है। तो होता क्या कि ब्रिटिशर्स जो थे वो पुरानी ब्राउन बेस्ट राइफल जो कि 0.75 कैलिबर की होती थी, मतलब कि 0.75 इंच का डायमीटर होता था उसका, इसमें आगे कोयाटा यानी कि चक्कू भी लगा होता था। तो ये राइफल यूज करते थे, लेकिन अंग्रेज इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि इसमें टाइम बहुत खराब होता था। इसमें क्या था कि बुलेट को लोड करने से पहले गन पाउडर लोड किया जाता था, फिर बुलेट डाली जाती थी, फिर एक रॉड से इसको सेट करना जाता था। इसमें एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था और दूसरा सिपाही को 2 बैग कैरी करने पड़ते थे, एक गन पाउडर के लिए और एक बुलेट के लिए। दूसरा बुलेट पाउडर अगर नाप के ना डालो तो उसमें दिक्कत आ जाती थी, राइफल में भी इशू हो जाते थे। तो ईयर 1855 से ही अंग्रेज जो थे इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे और फिर इन्होंने यूके में ब्रिटिश गवर्नमेंट की रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री RSAF इससे बात करके नई पैटर्न की एक राइफल बनवाते हैं जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, जिसको P53 एनफील्ड भी बोला जाता था। और जनवरी 1857 आते आते इंडिया के अंदर भी इसकी डिलीवरी हो गई थी। अब ये जो नई राइफल थी इसमें बुलेट का जो सिस्टम था वो थोड़ा डिफरेंट था। इसकी जो बुलेट थी वो एक कागज के सिलेंड्रिकल पैकेज में बनाई गई थी जिसमें गन पाउडर और बुलेट एक रेशियो में पहले से सेट होके आते थे। इसको कार्ट्रिज बोलते थे। इस कार्ट्रिज की जो आउटर सरफेस थी वो एक रैपिंग पेपर की थी, इसलिए इसके फटने का डर बहुत ज्यादा था। तो इस रैपिंग पेपर के आउटर पोर्शन पे एनिमल फैट से ग्रीस किया जाता था ताकि ये फटे ना और मॉइस्चर और बारिश वगैरह हो तो उसमें खराब ना हो। अब होता क्या है कि सेम मंथ में यानी कि जनवरी 1857 में एक एरिया है दमदम, नॉर्थ कैलकाटा से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पे एक ब्राह्मण सिपाही जो था वो लोटे में पानी लेके जा रहा था और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो कास्टिज्म था वो बहुत ज्यादा था सोसाइटी के अंदर। तो रास्ते में जब ये ब्राह्मण सिपाही जा रहा था तो इनको रास्ते में खलासी मिलता है और वो रास्ते में इनसे पानी मांग लेता है और उस टाइम पे ये मानते थे कि ये छोटी कास्ट का है, अगर पानी दे दिया तो वापस पूरा लोटा धोना पड़ेगा। तो जो ब्राह्मण था वो कहता है कि मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैं पानी दूंगा तो फिर मुझे धोना पड़ेगा लोटा और धोने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो मना कर देता है। तो इस चीज पे खलासी थोड़ा सा गुस्सा होता है और कहता है कि जितने भी नखरे हैं आपके वो हमारे सामने ही निकलते हैं। उधर जब ब्रिटिशर्स के साथ आप जब काम करने जाते हो तो वहां पे आप बड़ी आसानी से अपना धर्म जो है उसको भ्रष्ट कर लेते हो। वहां पे जाके गाय और सुअर की जो चर्बी वाली गोलियां होती हैं उसको मुंह में बड़े आराम से डाल के आप चलाते हो, तब आपका धर्म कहां चला जाता है। अब ब्राह्मण जो था ये लाइनें सुन के बहुत टेंशन में आ जाता है। ये जो कार्ट्रिज थी, कार्ट्रिज मतलब गोली को ही मैं कार्ट्रिज बोल रहा हूं, तो ये जो कार्ट्रिज थी ये दमदम जो जगह थी वहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और खलासी भी इसी एरिया से था। तो उसका शक जो था वो और ज्यादा यकीन में बदल गया कि शायद खलासी जो है वो सही कह रहा है। अब ये सारी चीजें सुन के जो ब्राह्मण सिपाही था वो अपनी बटालियन के पास पहुंचता है और अपने सैनिकों के ग्रुप में बताता है कि ये जो मुंह से काट काट के आप गोली चला रहे हो ये गाय और सुअर की चर्बी से बनी है। अब ये लाइन सुन के हिंदू और मुस्लिम जो दोनों थे वो बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं क्योंकि ये चीज ऐसी थी कि जो इनकी धर्म की मान्यताएं थी वो तो खराब होती होती, उसके साथ साथ जो सोसाइटी है, जो लोकेलिटी जहां ये रहते हैं वहां से भी इनको निकाल दिया जाएगा। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये चीज हम कर नहीं सकते और इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इनकी जो रेजिमेंट थी वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये कैलकाटा से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पे बराकपुर के कैंटोनमेंट में थी। अब इसके बाद ये लोग अपने ऑफिसर्स के पास जाके बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं। उस टाइम के इनके कमांडिंग जनरल जो थे हेयर से, वो ऊपर लेटर भेज देते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी खराब हो रही है। तो उसके बाद जितने भी अंग्रेज ऑफिसर थे ये मीटिंग करके ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी सिपाही हैं ये गुस्से में हैं, तो इनका अगर गुस्सा शांत करना है तो इसमें एक चीज की जा सकती है कि इनको कार्ट्रिज जो है वो इनको डायरेक्ट दे देते हैं, ये खुद ग्रीस लगाएंगे तो इनको शक नहीं होगा और चीजें आराम से हैंडल हो जाएंगी। और फिर 27 जनवरी 1857 को इस चीज को पूरी रेजिमेंट के अंदर लागू कर दिया जाता है। लेकिन सिपाहियों को इसमें भी डाउट था कि जरूर कुछ ना कुछ इसमें साजिश है गोरों की। इसके बाद इन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे ग्रीस लगानी है और किस तरीके से यूज करना है। लेकिन उसके बाद भी ये जो सिपाही थे ये मानते नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो कार्ट्रिज के ऊपर कागज लगा हुआ है ये भी अलग तरीके से शाइन कर रहा है और कुछ लोगों ने उसको जला के भी देखा और ये कहा कि इसमें स्मेल आ रही है। तो उनका शक था कि अभी भी इसमें ये जो कागज है इसमें भी ये चर्बी मिला के दे रहे हैं। और जब ये सारी चीजें होने लगी तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि एक काम आप ये कर सकते हैं कि इसको आप हाथ से तोड़ लीजिए, मुंह से मत तोड़िए। तो उसके बाद भी लोग कहते हैं कि हमारी आदत नहीं है तो हम इसको छू नहीं सकते। एक्चुअली जो सिपाही थे उनको अंग्रेजों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी हम लोगों को कन्वर्ट करने के पीछे लगे हुए इतने सालों से और
अगर हम इनकी बात मान भी ले तो भी हमें समाज से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इसके खिलाफ हम लोग